हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू यू। जैसा कि आप सभी को पता है, आज आप लोगों को लेक्चर 4 में हम आप लोगों को मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन और ऑर्डर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसका कैसे हम निर्धारण करेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले सभी बच्चे को द्वितीय पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं ग्लोरियस फैमिली की तरफ से। तो सभी बच्चे को आज मैं लेक्चर 4 यूनिट 4 में आप लोगों को चौथा क्लास होगा वो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन और ऑर्डर को कैसे हम निर्धारण करेंगे, उसका एक मेथड मैं आज आपको बताऊंगा जो ग्राफिकल मेथड है। बहुत ही इजी है, ये छोटा आज का टॉपिक बहुत छोटा है, ठीक है, बस आपको कॉन्शियस होकर के समझना है। तो आज का टॉपिक है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया की आणविकता, अभिक्रिया की आणविकता या इसको अनुसंख्यता कहा जाता है। अनुसंख्यता एक ही चीज है, आप आणविकता बोलो या अनुसंख्यता बोलो, ठीक है, दोनों का मीनिंग सेम टू सेम है। अब देखो दोनों का मीनिंग सेम टू सेम कैसे, डिफिनेशन कैसे होगा, ओके। अब यहां पर देखो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, इससे पहले क्लास में आप लेक्चर 1 में जो बच्चे नहीं वॉच किए, बहुत सारे बच्चे वॉच किए हुए हैं, ठीक है, बहुत सारे बच्चे कमेंट भी किए हुए हैं, जिसका मैं नाम आगे प्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है। तो स्लाइड करके प्रेजेंट करूंगा, सभी बच्चे देखोगे। नाउ स्टार्ट। तो के ये सभी बच्चे थे जिन्होंने पिछले लेक्चर में कमेंट किया था और सही सही जवाब दिया है सभी बच्चे, और सभी बच्चे को कांग्रेस, जो बच्चे सही से जवाब दिए हैं, जो कोशिश भी किए हैं उसको स्पेशली थैंक्स, नेक्स्ट वीडियो में आपको जवाब देने के लिए। चलिए, तो आज आप लोगों को मैं ये बता दूं, लेक्चर 1 में आपको बताए थे इंट्रोडक्शन केमिकल काइनेटिक्स का, आपको रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बताए थे। नहीं, रेट ऑफ रिएक्शन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, जिसमें एवरेज के बारे में आपको फर्स्ट में बता दिए थे। फर्स्ट में ही आपको बताए थे कि रेट के आधार पर अभिक्रिया को 3 प्रकार में डिवाइड किया गया। ये था लेक्चर 1 का। लेक्चर 2 की मैं बात करूं, उसमें आपको बताए थे इंस्टेंटेनियस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, यानी वो भी रेट ऑफ रिएक्शन का दूसरा टाइप था। उसपे कई सारे न्यूमेरिकल थे और अलग अलग सांद्रता पर प्रभावित करने वाले भी कारक के बारे में बताए थे लेक्चर 2 में। जो बच्चे नहीं वॉच किए जाकर के वॉच करो लेक्चर 2 को, ठीक है। 1, 2 यदि आप क्लियर कर लिए हो तो लेक्चर 3 में इसी से रिलेटेड दिए थे, फैक्टर फॉर इफेक्टिंग ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। बहुत सारे बच्चे बनाए, बहुत मजा आया तुम लोगों को बनाने में। नहीं, आई होप कि मैं चाहूंगा कि आप आगे भी वीडियो में इसी तरह से लाइक करते रहो और कोशिश करो कि आप वीडियो को शेयर भी करो, ठीक है। चलो, तो सारे बच्चे लेक्चर 3 तक पहुंच चुके हैं बहुत अच्छे तरीके से। उसमें ऑर्डर ऑफ जो रिएक्शन बताया सभी बच्चे ने छक्का छुड़ा दिया। नहीं, बहुत इजी है, केवल पावर को जोड़ना और समझना। जो बच्चे अभी तक भी नहीं देख रहे हो, आप कंटिन्यू वॉच करो लेक्चर 1, 2, 3, उसके बाद आ जाओ 4 पे। 4 पे क्या कहता है, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन भी बहुत इजी आज की क्लास में, बहुत मजा आने वाला, बहुत छोटा टॉपिक है, बस आप कॉन्शियस रहो। देखो नॉर्मली वे में क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ molecules in a reaction of reactants। तो सबसे पहले मैं इसका डिटेल्स बता दूं, इसका मीनिंग्स क्या होगा। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगा, उसमें जो अभिकारक होगा, किसी अभिक्रिया में जो अभिकारक के कुल अणुओं की संख्या होगी, ठीक है, किसका, अभिकारकों के कुल अणुओं की संख्या को अभिक्रिया की आणविकता
अभिक्रिया की आणविकता या अनुसंख्यता कहा जाता है, यह हमेशा पूर्णांक में होता है, इंपॉर्टेंट बात देखो, पूर्णांक में होता है, ठीक है। पूर्णांक में भी कैसा होगा, केवल धनात्मक, याद रखना पूर्णांक में केवल धनात्मक, ठीक है। एक चीज को क्या चाहिए, शून्य को छोड़कर, शून्य नहीं हो सकता, याद रखना शून्य नहीं हो सकता है, ठीक है। शून्य को छोड़ देना, उसके बाद जाके इसमें केवल और केवल क्या होगा, धनात्मक होगा, यानी किसको छोड़ देना, ऋणात्मक को छोड़कर, ऋणात्मक भी नहीं होगा, ऋणात्मक को छोड़कर बाद में की देख लो पूर्णांक होगा, भिन्न के रूप में नहीं होगा। लेकिन आप याद करो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताएं, ये दोनों में कभी कभी डिफरेंस पूछता है, कि डिफरेंस में क्या पूछता है आपको पूछ देगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आरकेएन, आपको पूछ देगा मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन आरकेएन, आपको पूछ दिया, ठीक है। सपोज दैट यदि आपको ऐसा पूछेगा तो पहला नंबर तो यही हो रहा है कि ये जो आपको अणुओं की संख्या को दर्शाता है, सॉरी ये जो आपका है पावर को दर्शाता है, पावर को जोड़ देते हैं, नहीं। सपोज दैट यहां पर आपको रेट बराबर दिया, क्या चीज, a के पावर n b के पावर n, तो आपको कहेगा इसका कोटि निकालो, तो क्या हो जाएगा m प्लस n, पावर को जोड़ देंगे कोटि निकलेगा। लेकिन देखो इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें क्या होगा, आपको अणु की संख्या दर्शन होगा। जैसे देखो यहाँ पर H2 प्लस O2, ये साइड क्या बन गया H2O, इसके आगे बैलेंस करो, और जब भी होगा ये तो बैलेंस रिएक्शन हो। कैसे रिएक्शन हो, लिख देता हूं यहां पर, बैलेंस रिएक्शन होना चाहिए, ठीक है। आप याद रखना कैसा रिएक्शन होना चाहिए, बैलेंस रिएक्शन होना चाहिए। अब बैलेंस रिएक्शन हुआ तो हमको किसकी संख्या निकालना है, यहां पर देखो अभिकारकों के कुल अणु की संख्या। अभिकारक देखो यहाँ पर इसका हाइड्रोजन का 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 है, तो कुल अणु की मैं बात करूं तो इसका अणु 3 हो जाता है, जिसको बोलेंगे त्रिक अणु इसको बोलेंगे, यानी 3 अणु की संख्या। अब इस साइड यदि जाएंगे तो यहां पर देखोगे इसके लिए क्या हो जाएगा 3, तो ये अणु की संख्या को दर्शाता है और ये घातांक के योग को दर्शाता है, दोनों अंतर आ गया। अब देखो ये 0 भी हो सकता और ये नॉन जीरो होता है, 0 नहीं होता है, ये 0 कभी नहीं होगा, याद रखना। और ये जो होता है निगेटिव और पॉजिटिव दोनों होता है, बट ये केवल क्या होता है, केवल और केवल पॉजिटिव होता है, आप याद रखेंगे। और ये जो होता है ना फ्रैक्शनल फॉर्म में होता है, ठीक है, यानी कि भिन्न के रूप में भी हो सकता है, डेसिमल के फॉर्म, दशमलव के फॉर्म हो सकता है, लेकिन ये केवल क्या होता है, ये केवल इंटीजर्स फॉर्म में होता है, ठीक है। तो यानी कि ये सब के सब आपका डिफरेंस हो गया, देखो 1 2 3 4, ये सबके सब डिफरेंस हो गया। ये रिएक्शन का भविष्यवाणी कर सकता है, आगे क्या होगा ये भविष्यवाणी नहीं कर सकता है, सॉरी ये भविष्यवाणी कर सकता है, मॉलिक्यूल है ना ये कर सकता है, लेकिन ऑर्डर आपका रिएक्शन का कोई भविष्यवाणी नहीं करता है। रीजन है कि ये घातांक को जोड़ता है और ये अणु की संख्या को दर्शाता है, दोनों में डिफरेंस देख लिया तुम, चारों काफी है, ये डिफरेंस को याद रखना। चलो अब तुमको हम ये समझाते हैं, ये तो हो गया कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो पीछे पढ़ा है उसको लाया है, और मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन जो अभी पढ़ा है उसको भी लाया है, दोनों में आपको डिफरेंस बताएं क्या क्या होता है। जो बच्चे तीसरा नहीं देखो फटक से जाओ तीसरा देखो, ठीक है, ये समझ में आ जाएगा टोटल, उसके बाद इसी के आधार पर ये उल्टा हो जाएगा। अब चलो तुमको यहाँ पर हम क्लियर करें, ये तो त्रिक अणु हो गया, कुछ ऐसे भी होंगे, जैसे देख लो यहाँ पर NH4 NO2, यदि ये टूटेगा तो क्या होगा, जरा सा देखो क्या होगा, N2 प्लस 2H2O। यदि यहां पर पूछ दिया जाए बताओ इसमें अभिकारक के अणुओं की संख्या कितना है, तो देखो इसके आगे 1 साइलेंट होता है बाबू, ठीक है, तो अणु बराबर क्या हो जाएगा 1, इसको बोला जाता है एक अणु, माने मोले या यूनि मॉलिक्यूल, एक अणु वाला, ये क्या होगा 3 अणु वाला। दूसरा देखो तुमको दिखा रहे हैं, सपोज दैट यहां पर आपको दे देगा, ठीक है, H2 प्लस Cl2, लुक एट H2 प्लस Cl2, तो क्या बनेगा ये 2HCl। आप क्या बताओ इसमें अभिकारक के अणु की संख्या कितनी है, तो ये साइड 1 है, ये साइड 1 है, जरा सा जोड़ो बाबू, जोड़ो कितना होगा बाबू, जोड़ो 1 1 क्या हो जाएगा, क्लोरीन का 1 हाइड्रोजन का 1, यदि जोड़ोगे तो इसके अणु की संख्या 2 हो जाएगा, इसको बोलोगे द्विक अणु।
बायोमोलिकुलर इसको बोलेंगे, ये डायमोलिकुलर बोलेंगे, ठीक है। अब दूसरा देखो, सपोज दैट यहां पर हम लेते हैं अमोनिया बनाना था, हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन, ये दोनों को जोड़ते हैं तो ये NH3 बनता है, रिएक्शन बैलेंस करते हैं, इसका आगे 2 लगता है, इसके पीछे 3 लगता है, तो अणुओं की संख्या पूछे अभिकारक का 1 + 3 कुल मिला के क्या चाहिए 4, तो ये 4 अणु हो जाएगा। समझ में आ गया होगा ना सबको, कहीं कोई दिक्कत, एकदम दिक्कत नहीं होगा, मैं गारंटी लेता हूं। जो बच्चे लेक्चर 1 2 3 4 देखे हो, ठीक है, 1 2 3 देखे हो, 4 में तो है ही, ठीक है, तो जो बच्चे नहीं भी देखो कंसेंसस लो समझ में आ जाएगा। तो ये हुआ अणु की संख्या, अभिकारक का जोड़ देंगे, या 1 रहेगा, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, मैनी मोड हो सकता है, ठीक है। जो बच्चे नहीं देखो यहां तक देख लो, ठीक है, और जो बच्चे देखे हो लगातार यहां तक तो क्लियर हो गया होगा आपका, ठीक है। अब देखो इसका डिफरेंस तुम लोग को लिख करके कमेंट बॉक्स में उसका इमेज सेंड करना, ठीक है, और यहां तक आपको कैसा लगे कमेंट में जरूर बताना। जो बच्चे लिखते हो दिल मेरा गदगद हो जाता है, उसके लिए मेरा दिल फिदा होता है। तो जो बच्चे नहीं करते हो, केवल देख करके भाग जाते हो, नहीं आपको ऐसा नहीं करना, रुको थोड़ा सा, लाइक कर दो और कमेंट जरूर करो। चलो अब तुम लोगों को कैसा लगा जरूर बताना, और यहां तक नोट करो या स्क्रीनशॉट ले लो, और ये दोनों में डिफरेंस तुम लोग लिख करके बताओगे, रिटन ये शॉर्ट में आपको बताना, ठीक है। चलो यहां तक तुम यदि क्लियर कर लिया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो, वीडियो को रोक करके हम आगे बताएंगे ये कितने टाइप का होगा, ठीक है। यानी कि ये जो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन जो होगा ये कितने प्रकार के होंगे ये आपको आगे बताते हैं। चलिए स्टार्ट, आप इसको कर लेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलो बहुत ही अच्छा, बहुत तभी स्टूडेंट्स देख रहे हो, ठीक है, चलो कोई बात नहीं है, सुबह का टाइम है, सुबह सुबह देखो एकदम सटासट दिमाग में घुसेगा, ठीक है। चलो अब तुम देख लिया, अब तुम ये आइडिया लगाओ, कुछ रिएक्शन ऐसा था जिसमें 1 अणु था, कुछ रिएक्शन ऐसा था जिसमें 2 अणु था, कुछ रिएक्शन ऐसा था जिसमें 3 अणु था, कुछ रिएक्शन ऐसा था जिसमें 4 अणु था, कुछ रिएक्शन आपको दे रहे हैं, बताना इसमें कितने अणु हैं। लुक एट, सपोज दैट आपको KClO, ये टूटेगा तो KClO3 + 2 KCl, ठीक है। चलो अब आपको बताना है कि इसमें अणुओं की संख्या कितनी होगी, चलो बताओ तुम लोग कितना होगा। तो इस साइड वाला का देखना अभिकारक का, ठीक है, कितना होगा, अणु की संख्या 3 होगा, तो आप बोलोगे कितने अणु, त्रिकणुक है ये, है ना, ट्राई मॉलिक्यूलर ये है, 3 मॉलिक्यूल है इसमें। अब आगे इसी तरह का कई सारा रिएक्शन दिया रहेगा, ठीक है, तो आपको केवल फाइंड आउट करना कि अभिकारक के कितने अणु हैं। अभी इसके आधार पर, अणु संख्या के आधार पर अभिकारक को 2 भाग में, अभिक्रिया को 2 भाग में डिवाइड किया गया, ठीक है। पहला देखो कौन है, पहला सरल अभिक्रिया, सरल अभिक्रिया, सिंपल रिएक्शन, कहीं कहीं पे आपको एलिमेंट्री रिएक्शन मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, सरल ही होता उसका भी मतलब। दूसरा होता है जटिल अभिक्रिया, जटिल अभिक्रिया, देखो नाम से ही स्पष्ट है, जटिल होगा, है ना, मतलब कठिन होगा, कॉम्प्लेक्स होगा। लुक एट, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। चलो हम स्टार्ट करते हैं पहला सिंपल रिएक्शन, सिंपल रिएक्शन, ओके। चलो स्टार्ट करते हैं, देखो एकदम मजेदार तरीके से पढ़ो, ठीक है, बिल्कुल प्रेशर नहीं लेना है, अच्छे से पढ़ो तुम लोग। सिंपल रिएक्शन किसको बोलेंगे, जब कोई रिएक्शन में अणुओं की संख्या 1 2 एटलीस्ट 3, अधिकतम 3 तक होगा, जिस अभिक्रिया में अभिकारक अणुओं की संख्या अधिकतम 3 हो, ठीक है, अधिकतम अणुओं की संख्या कितनी हो, 3 हो, एवं अभिक्रिया तेज गति से एक ही पद में संपन्न होता हो, तो उसे क्या चीज, लुक एट सिंपल रिएक्शन, सिंपल रिएक्शन कहा जाता है। देखो कितना इजी है, ठीक है, सिंपल रिएक्शन कहा जाता है ना, काफी इजी है, इसमें ज्यादा आपको कुछ करना नहीं है, इसमें मैक्सिमम 3 तक जाना, चौथा इसमें नहीं आएगा, नहीं आना चाहिए। चलो आपको दिखाते हैं, फॉर एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे H2 + I2 रिएक्ट किया, ये 2HI बन गया। अब देखो इसमें अणु की संख्या कितना है, सॉरी बैलेंस ही है ये, 1 1, इसके कुल अणु की संख्या कितना है, अणुओं की संख्या इसका 2 है। सपोज दैट आपने CH4 को O2 के प्रेजेंस में जलाया, तो क्या बन गया
ये बन जाएगा CO2 प्लस H2O। बैलेंस करेंगे, है ना, बैलेंस करेंगे तो यहां पर आप 2 लगा दो, ठीक है। तो ऑक्सीजन हो गया 2 2 4, यहां पर आप 2 लगा दो, टोटली आपका देखो बैलेंस है। लेकिन इस साइड देखो अणु की संख्या कितना, 1 2, कितना है 3, अणु की संख्या 3, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। और ये सब का सब कमाल का चीज क्या है कि ये सब का सब एक ही स्टेप में हो जाता है, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं सिंपल रिएक्शन। और काफी फास्ट भी होता है, इसको याद रखिएगा, काफी फास्ट होता है और एक ही स्टेप में हो जाता है। और इसमें मैक्सिमम जो है मॉलिक्यूल्स का नंबर 1 2 3 तक जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। अब देखो इसी सिंपल दूसरा बताते हैं आपको, कॉम्प्लेक्स, इसलिए बगल में ही एडजस्ट कर देते हैं क्योंकि दोनों में आपको डिफरेंस हम देंगे अभी बनाने। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, अब जिसमें अणुओं की संख्या, जिसमें अभिकारक के अणुओं की संख्या 3 से अधिक हो एवं अभिक्रिया 2 पदों में संपन्न होता हो तो उसे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहा जाता है। देखो कितना ये आपका डिफिकल्ट चीज है ना, कितना ये डिफिकल्ट रिएक्शन होगा कि एक स्टेप नहीं होगा, ये 2 स्टेप में रिएक्शन होगा। अब कैसे होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, वेट करेंगे थोड़ा सा। ये 2 स्टेप का रिएक्शन है, ठीक है। अब दूसरा देखेंगे, इसमें क्या होगा, फर्स्ट जो होगा, प्रथम पद जो होगा वो आपका धीमी गति से होगा, धीमी गति से होगा। देखो यही तो मजे की दाढ़ बात है ना कि फर्स्ट टर्म जो होता है वो स्लो होता है और सेकेंड टर्म जो होता है, ठीक है, दूसरा पद जो होता है तेज गति से संपन्न होता है। इसलिए ये दोनों रिएक्शन को अलग कर दिया गया। इसमें एक ही स्टेप में हो जाता है, इसमें 2 स्टेप में होता है। इसमें अणुओं की संख्या अधिकतम 3 हो सकती है, इसमें अणुओं की संख्या 3 से ज्यादा जहां तक जाओगे वहां तक हो सकती है। ये जो रिएक्शन होता है ये रिएक्शन तेज गति से होता है। इसमें क्या होता है, 2 पद में होने के कारण पहला पद धीरे होता है, दूसरा पद फास्ट होता है। एग्जांपल जरा सा देखो, ओके। एग्जांपल जैसे 4HBr प्लस O2, ठीक है, 4HBr प्लस O2 यदि उस साइड टूटेगा, ओके, तो देख लो ये बनेगा H2O प्लस Br2, बैलेंस कर लो, इस साइड 4 हाइड्रोजन है, ये साइड 4 हाइड्रोजन, ये साइड 4 ब्रोमीन है, ये साइड 4 ब्रोमीन। अब देखो इसमें अणु की संख्या कितना है, चलो बताओ तुम लोग। अणु की संख्या सिंपली 5 है, सिंपली 5 है। देखो ये स्पष्ट तौर पे ये हमारा क्लियर हो रहा है कि ये जब अणु टूटेगा तो इस टाइप का बनेगा। तो मैं इसके मैकेनिज्म को थोड़ा बताता हूं, किस प्रकार ये होगा, है ना, काफी इंटरेस्टिंग चीज है, किस प्रकार ये बनेगा, इस मैकेनिज्म को मैं बता रहा हूं, ठीक है। चलो थोड़ा सा यहां पर स्पेस है, इसको मैं ले लेता हूं। चलो देखो फर्स्ट इसका जो होगा HBr प्लस O2, HBr प्लस O2, ये फर्स्ट स्टेप जो बनेगा, देखो यार 2H2O है, 100% तुम जान लो कि ये H2O बनेगा ही बनेगा और Br2 बनेगा ही बनेगा, एश्योर हो। अब जरा से इस रिएक्शन को बैलेंस करो, ये साइड 2 हाइड्रोजन है 2 ब्रोमीन है, चलो ये साइड 2 हाइड्रोजन है 2 ब्रोमीन है, हमने रिएक्शन को बैलेंस कर लिया। ये पहला पद है, ये पद 1 है और ये पद 1 है, तो कैसा होगा, स्लो होगा, ठीक है। फर्स्ट जो होता है वो स्लो होता है और वही जो होता है निर्धारक भी होता है, वही निर्धारक भी होता है। चलो सेकंड इसका टर्म देखो, सेकंड टर्म क्या होगा कि ये HBr ही होगा और ऑक्सीजन रिएक्शन करेगा। अब ये फास्ट हो जाएगा, अब ये फास्ट होगा, जैसे आपको सेकंड टर्म आएगा रिएक्शन, सेकंड टर्म का रिएक्शन फास्ट होता है तो बनेगा क्या चीज, वही H2O प्लस क्या चीज, Br2। आपको बैलेंस करना हो, यहां पर 2 लगा दो, 2 हाइड्रोजन यहां, 2 ब्रोमीन यहां, 2 ब्रोमीन यहां, ठीक है। अब ये देखो ओवरऑल यदि इसके रिएक्शन की मैं बात करूं, ओवरऑल इसका जो रिएक्शन होगा उसको जरा सा बैलेंस कर लो, ठीक है। उसको बैलेंस करने के लिए आपको ऑक्सीजन को बैलेंस करना होगा, यहाँ हाफ O2 कर देना, यहाँ पर हाफ O2 कर देना, ऑक्सीजन भी मेरा बैलेंस हो गया। क्योंकि 2 का आधा करेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 का आधा करेंगे तो 1 हो जाएगा। ओवरऑल रिएक्शन क्या हो उसको देखो, पूरा रिएक्शन क्या हो ओवरऑल, ओवरऑल रिएक्शन क्या हुआ जरा सा उसको देखो, ठीक है। ओवरऑल मेरा जो रिएक्शन होगा 2HBr 4HBr, ओके, प्लस आप देखो हाफ O2 जरा सा जुटेगा तो 1 O2 होगा ना,
तो प्लस हो जाएगा 1O2। अब उस साइड जरा सा देखो, ये पूरे रिएक्शन को लिख रहे हैं। अब ये जो रिएक्शन निर्धारण होता है 1 स्टेप 2 स्टेप को मिलाकर, यानी पद और पद 2 दोनों को जोड़ने के बाद होगा। तो क्या होगा जरा सा देखो, एक H2 यहाँ, एक H2 है, तो 2 H2 हो जाएगा, 2 H2 लिखो, 2 H2O। अब देखो यहाँ Br2 एक पहला पद में, दूसरा पद में भी Br2 है, दोनों को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 2Br2। अब देखो भाई यहाँ जो रिएक्शन है वही रिएक्शन तो हम यहाँ भी लिखे हैं, है ना। कमाल का चीज देखो, स्टेप 2 ठो है, स्टेप 2 ठो है, लेकिन एक स्लो है दूसरा फास्ट है। फर्स्ट वाला स्लो होगा, सेकेंड वाला फास्ट होगा, और फर्स्ट वाला ही क्या होता है कि निर्धारण करता है उसके वेग का। तो मैं बताऊं इसका वेग क्या होगा, इसका वेग हो जाएगा R बराबर K इंटू HBr, है ना, HBr, उसके बाद कंसंट्रेशन O2। पावर दोनों पे नहीं, कुछ तो क्या होगा 1 होगा। तो याद रखेंगे अणु की संख्या हमेशा यौगिक के अणु के आगे होता है, यौगिक के आगे लिखा रहता है, लेकिन कोटि पावर के रूप में होता है। तो इसका कोटि तुम बताओ कितना होगा, कोटि इसका 2 हो जाएगा, पावर जोड़ दो दोनों का, ऑर्डर इसका 2 हो जाएगा। नहीं चलो, तो देखो ऑर्डर में और इसका क्या चीज, मॉलिक्यूलर में बहुत डिफरेंस है। तो यहां तक सभी बच्चे समझ गए, आगे आपको बनाने भी देंगे, इसके आधार पर आपको बताना भी है, ठीक है। चलो इसका फटाफट या तो स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो। इसका डिफरेंस मैं बताता हूं। ये रिएक्शन आपका क्या होगा, 2 स्टेप में होगा, ये रिएक्शन एक ही स्टेप में होगा, सरल वाला। इसमें अणु की संख्या 3 से ज्यादा होगी जटिल में, इसमें अणु की संख्या क्या होगा, इसमें अणु की संख्या अधिकतम 3 होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। इसमें अभिक्रिया का पहला पद होता है निर्धारक होता है, पहला पद स्लो होता है, इसमें क्या होता है रिएक्शन फास्ट होता है। एक रिएक्शन दे देंगे, एक रिएक्शन दे देंगे, 4 डिफरेंस हो गया, ठीक है। तो ये दोनों में रिएक्शन देख लिए। अब आपको HW दे रहे हैं, सभी बच्चे लिखोगे। आज का दूसरा नंबर टास्क क्या है, डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ओके चलो इसको तुम लोग लिख करके दिखाओगे, ठीक है। सभी बच्चे लिख करके भेजो, सभी बच्चे लिख कर भेजो, उसके बाद मैं ग्रुप में PDF डालूंगा, नोट कर लेना राइट नाउ। चलो यहां तक क्लियर हो गया, एक बार इसको रिपीट करते हैं। अभिक्रिया मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है कि अभिक्रिया में अणुओं की संख्या, अणु की संख्या हमेशा आगे लिखा हुआ रहेगा, एक साइलेंट रहता नहीं रहेगा, तो एक ले लेना अपने मन से, ओके। लेकिन 2 3 4 ये सब लिखा हुआ रहेगा। तो अणु की संख्या का मतलब हुआ एक से ज्यादा हो सकता है, एक या एक से ज्यादा हो सकता है, 0 नहीं होगा, निगेटिव नहीं होगा, पूर्णांक नहीं होगा, इसको याद रखेंगे। रेयर केस जैसे यहां दे दिए, तो यहां होना नहीं चाहिए, लेकिन हम दे दिए बैलेंस करने के लिए, ताकि आप समझ जाओ इसको। सिर्फ कारण स्पष्ट लिख दिए, ये बैलेंस रिएक्शन में आएगा। चलो अब ये अभिक्रिया होते कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के, सरल अभिक्रिया और जटिल अभिक्रिया। सरल अभिक्रिया में देख लो अधिकतम अणु की संख्या 3 होगी, ये एक ही स्टेप होगा, तेज गति से होगा। अब इसका उल्टा रिएक्शन देख लो कॉम्प्लेक्स में, ये क्या होगा, एक से ज्यादा पद में होगा, यानी 2 पद में होगा, इसमें अणु की संख्या 3 से ज्यादा होगी। इसका पहला पद जो होता है स्लो होता है, दूसरा पद क्या होता है फास्ट होता है। पहला पद ही होता है अभिक्रिया का निर्धारक पद कहलाता है, जो स्लो होता है। अब इसमें देखेंगे अणु की संख्या 5 है, लेकिन कोटि इसका 2 निकला। अणु और कोटि में काफी अंतर होता है, अणुज होता है वो आगे लिखा होता है। जैसे देखेंगे इसका अणु 1 2 3 हो गया, इसका अणु 1 1 2 हो गया। अणु अलग होता है और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपका कोटि होता है वो अलग होता है, कोटि पावर के रूप में रहता लिखा हुआ। तो आपको दिए भी तुरंत अभिक्रिया की आणविकता, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में डिफरेंस, दूसरा दिए हैं डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। 2 चीज लिखना आपको, ओके। चलो ये दोनों क्लियर करके भेजो हमको, नोट कर लो यहां तक, तब आगे का टॉपिक अभी स्टार्ट करेंगे, ओके। प्यारे बच्चों सब यहां तक देख लिए, और बहुत बच्चे का यहां तक में कमेंट भी आ गया, बहुत अच्छी बात है। आगे आप लोगों का भी कमेंट आना बाकी है, क्योंकि लास्ट में जो क्वेश्चन देते हैं मेरे लिए वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। जो बच्चे फाइट करते हो वो देखते हो कितना सुकून मिलता होगा वीडियो देखने के बाद, नहीं लगता एकदम बिल्कुल सारा पैसा एकदम वसूल हो गया मेरा, उस तरह से पढ़ाई करो। चलो यहां पर जो आज आपको बताने वाले हैं वो है कोटि का निर्धारण, ठीक है। कोटि का निर्धारण कई तरह से हम ऑर्डर को शो कर सकते हैं, कई तरह से ऑर्डर को शो कर सकते हैं। ओसवाल्ट मेथड है इसका, ग्राफिकल मेथड है इसका, ठीक है, इंटीग्रल मेथड है इसका। तो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताऊंगा, और जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो भी बताऊंगा, बट आपको डिवाइड करके बताऊंगा। आज जो आपको बताने वाले इसमें वो है ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड आरेख विधि।
नो ये जो आपका ग्राफिकल मेथड है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है गाइस, याद रखना। और ये ग्राफ्स आपको समझना कि ये कैसे कैसे हो रहा है। तो इसमें जो मेन पॉइंट है वो मैं आपको बता देता हूं, फिर आगे चलूंगा। इसमें जो पहला पॉइंट है, यह विधि, यह जो मेथड है, यह विधि केवल अभिक्रिया के एक अभिकारक के लिए होता है। देखो कितना इंपॉर्टेंट चीज है, ये अभिक्रिया में केवल एक अभिकारक के लिए होगा, एक से ज्यादा के लिए नहीं होगा। पहला ही लाइन में ये डिवाइड शो कर दिया है ना, इसलिए मैं बोला कि डिवाइड करके सबको बताऊंगा। तो फर्स्ट जो आपको आरेख मेथड बता रहे हैं, इसमें ग्राफ का यूज होगा, काफी इंपॉर्टेंट है। ग्राफ का यूज किस तरह से करेंगे उसको सीखो। तो यहां पर हम एक रिएक्शन लेते हैं जिसमें एक ही अभिकारक होगा, एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल लेते हैं, एक कोई अभिकारक है, इस साइड क्या बन जाएगा, कोई उत्पाद बन गया। देखो कितना जी, एक अभिकारक है। और मान लेते हैं इसके अणु की संख्या क्या n है, हो सकता है 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। लिख देते हैं यहां पर क्या चाहिए, n बराबर क्या चाहिए, अणुओं की संख्या। अणुओं की संख्या आप याद रखना, अणु की संख्या हमेशा आगे रहता लिखा हुआ, ठीक है। अब दूसरा इसका जो वेग होगा, अभिक्रिया का वेग r बराबर k इंटू सांद्रता a के पावर n। तो अब देखो यहां पर जो n होगा, ये किसको दर्शाएगा, कोटि को दर्शाएगा, क्योंकि ये तो n पावर के रूप में आ गया। ये n अलग है, ये n अलग है, ये n अणु को दर्शा रहा आगे है, और ये n पावर में, ये कोटि को दर्शा रहा, दोनों में डिफरेंस है। अब देखो इसमें ये जो आपका है, यह जो आपका है, यह प्रयोग एवं संयोग विधि है। संयोग विधि है, क्यों बोला, देखो समझो इसको। बहुत सारे स्टूडेंट जानते होंगे इसका इंग्लिश, लेकिन हिंदी आपको नहीं पता, मैं आपको बता दिया। इसका इंग्लिश क्या होता है, बोलेंगे फट से बोलोगे यस, हीट एंड ट्रायल मेथड। हीट एंड ट्रायल मेथड, सच सच बोलना। इसका हिंदी तुम लोग जानता था कि नहीं जानता था, बहुत बच्चे बोलेंगे नो, अब लिखो यस। ओके चलो, ये एक संयोग क्या है, प्रयोग विधि है। इसका ये एक्सपेरिमेंट आपको नहीं मिलेगा, लेकिन इसका क्या है कि इसका आपको यूज मिलेगा। ये क्या है कि ये एक आपको ट्रायल मेथड है, वेरीफाइड मेथड नहीं है। दूसरा क्या है, यह सीमित क्षेत्र तक लागू होता है, सीमित क्षेत्र तक लागू होता है। सीमित क्षेत्र क्या मतलब है, क्यों, अभिकारक के लिए, दूसरा अभिकारक के लिए अप्लाई नहीं होगा, इसको भी तुम जानो। तो ये सब इसके आप डिफेक्ट याद रखेंगे, ठीक है। अब देखो इसमें जो टर्म्स एंड कंडीशन है, वो टर्म्स एंड कंडीशन क्या क्या है, किस तरह से हम अब ग्राफिकल मेथड को लेकर के चलते हैं, उसके कुछ पॉइंट्स है। पॉइंट को मैं लिखता हूं, फिर क्लियर हो जाएगा। देखो पहला पॉइंट क्या है इसका, पहला जो पॉइंट है, अलग अलग समय अंतराल में अभिक्रिया के अभिकारक के सांद्रता का मापन। अलग अलग समय में अभिक्रिया के अभिकारक का मापन जो होगा ना, अलग अलग किया जाएगा। समय यानी मान लीजिए 10 सेकेंड लगा तो उसमें सांद्रता क्या रहा होगा, 20 सेकेंड लगा तो उसमें सांद्रता क्या रहा होगा, 30 सेकेंड लगा तो उसमें सांद्रता क्या रहा होगा। तो इसका मतलब स्पष्ट हो गया, अलग अलग समय अंतराल में अभिक्रिया के अभिकारक की सांद्रता का मापन हम अलग अलग करेंगे। दूसरा देखो इसमें दूसरा पॉइंट क्या है, अब जब करेंगे तो आप याद रखेंगे इसमें तात्क्षणिक वेग होगा, नहीं होगा एक क्षण में, समय के एक क्षण में निकालेंगे। तो तात्क्षणिक वेग का तो सबको पता थे, उसमें एक स्लोप बनता है, एक ढाल बनता है, नहीं तो उसमें सांद्रता और क्या चीज, समय के मध्य ग्राफ खींचा जाता है। लिखो इसको, सांद्रता एवं समय के मध्य ग्राफ खींचा जाता है, ग्राफ खींचा जाता है। चलो ये क्लियर हो गया। अब तीसरा जो पॉइंट है, जब ग्राफ खींचेंगे तो क्या होगा, इसके बाद तात्क्षणिक वेग का निर्धारण
स्पर्श रेखा के ढाल द्वारा किया जाता है। इससे पहले देखो लेक्चर सेकेंड बताए हैं, जब आप टेंजेंट लोगे किसी क्षण में आप स्पर्श रेखा खींचोगे कर्व से तो वो टेंजेंट कहलाता है, जिसको स्पर्श रेखा का ढाल बोलते हैं। सेकेंड लेक्चर जाकर के देखो। बहुत बच्चे बोले सर बहुत अच्छे तरीके समझे, बहुत बहुत धन्यवाद ऐसा जो कमेंट किया। ठीक है, अब देखो चौथा जो पॉइंट होगा, लुक एट फोर्थ पॉइंट, इसी से रिलेटेड है। तात्क्षणिक आवश्यकता अनुसार A1 A2 A3 के सापेक्ष आरेख खींचा जाता है। तो आरेख खींचेंगे तो कैसे होगा, उसको मैं खींच के दर्शा देता हूं ना, उसको क्लियर करके दर्शाता हूं। पहला मान लीजिए किसके लिए चलेंगे, फॉर जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, शून्य अभिक्रिया की कोटि में n बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सबको पता है n बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी r बराबर जो होगा, r बराबर k इंटू सांद्रता a के पावर देखो क्या है n। अब यहाँ n बराबर क्या हो गया 0, यहाँ पावर कर दो 0। ठीक है, एक काम करो, ये स्थिरांक है, स्थिरांक को हटाएंगे तो समानुपाती तो लगा सकते हैं। चलो स्थिरांक को हटा दो तो r समानुपाती a के पावर 0। ठीक है, अब देखो ये जो सांद्रता है, इस सांद्रता को हम बढ़ा रहे हैं, तब देखते हैं वेग में क्या फर्क होता है। मान लेते हैं सांद्रता को यहाँ 1 गुना है। ठीक है, तो r समानुपाती 1 a पर पावर 0। अब ये बताओ तुम लोग, किसी भी चीज पर पावर 0 होगा तो उसका मान तो 1 होगा, यानी कि 1 a जो का पावर 0 है, कोटि 0 है, इसका भी वैल्यू 1 होगा। तो लिखो r समानुपाती क्या चीज 1, सांद्रता 1 था, इसका क्या चीज वेग भी आपको 1 के निकला। देखो सांद्रता को हम 2 गुना करते हैं, r समानुपाती 2a पर पावर 0। पहला कंडीशन था ये हमारा a, ये दूसरा कंडीशन अभी। सांद्रता को हमने यहाँ 2 गुना किया तो वेग क्या होगा जरा सा देखो, तो r समानुपाती फिर 1 के निकला, क्योंकि इस पर भी पावर 0 और इसका मान 1 आ गया। अब क्या करते हैं, सांद्रता को 3 गुना करते हैं तो r समानुपाती 3a पर पावर 0 नहीं। अब देखो r सांद्रता अंदर जो है ना, ये सांद्रता है, अब ये जो 3 गुना हो गया तो वेग कितना हुआ होगा, r समानुपाती फिर 1 है। देखो सांद्रता बढ़ रहा है, यहाँ देखो 1a है, 2a 3a है, लेकिन वेग नहीं बढ़ रहा, 1 वेग जितना था उतना ही आ रहा है। तो देखो कमाल की चीज क्या आया, कमाल की चीज क्या, जरा से इसको देखो, नोट में शून्य कोटि की अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन होने से वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं। जो बच्चे यहां तक समझ गए हो ना, यहां तक जो बच्चे समझ गए हो, इस कैलकुलेटिंग को ग्राफ तुरंत समझोगे, इमीडिएट समझोगे। अब ग्राफ को समझने के लिए 2 चीज को ले लो, किसको लेंगे, यहां पर हम ले लेंगे सांद्रता को एक्स एक्सिस पे, ठीक है, वाई एक्सिस पे किसको दर्शाना, वेग को दर्शाना, मतलब आर को दर्शाना। 2 चीज तो लिए, सांद्रता को बढ़ा रहे है ना, तो वेग इसका सेम टू सेम एक आ, एक जो होगा वो 0 से थोड़ा ऊपर होगा, याद रखेंगे। एक जो होगा 0 से ऊपर होगा, 0 से हम ऊपर ले लिए, ठीक है। अब यहां देखो सांद्रता इधर बढ़ेगा, मान लो सांद्रता यहाँ पर 1 है, मान लो तो सांद्रता 2 है, मान लो सांद्रता 3 है, मान लो सांद्रता 4 है। सांद्रता इस साइड बढ़ रहा है, लेकिन वेग जो है 0 नहीं होगा, क्योंकि वेग 0 होता तो यहां से शुरू होता है, इधर 0 से। वेग 1 है, सब में देखिए r 1 है, तो r जो है थोड़ा सा ऊपर होगा। आप देखिए ये r 1 के है, 1 ही रह जाएगा, कितनों सांद्रता बढ़ाएंगे तो 1 के रह जाएगा। इस तरह का ग्राफ होगा, ये ग्राफ किसके लिए है,
R बराबर K इंटू सांद्रता A के पावर 0, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए। अब बताओ क्या भारी है, कितना इजी है। देखो इस नोट को याद रखना, शून्य कोटि की अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता में यदि हम परिवर्तन करते हैं, चाहे 1 गुना करें, 2 गुना करें, 3 गुना करें, वेग इसका उतना ही रहेगा, एक के रहेगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। तो यहाँ पर लिख दिए अभिकारक की सांद्रता परिवर्तन होने पर वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दैट्स क्लियर। अब देखो दूसरा क्या पॉइंट है, दूसरा पॉइंट नोटेड दिस, फॉर फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसमें n बराबर कितना 1 हो जाएगा। देखो काफी इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें n बराबर क्या हो गया 1 हो गया, ठीक है। अब इसमें 1 को शो करना, यहां पर 0 को शो किए थे। 1 को शो करने के लिए पहले रिएक्शन लिखो, r बराबर इक्वेशन लिखो k इंटू सांद्रता a के पावर 1। क्योंकि देखिए यहाँ n का मान यहाँ क्या आ गया 1 हो गया, क्योंकि ये प्रथम कोटि है, प्रथम कोटि में 1 लेंगे, ठीक है। चलो 1 ले लिए। अब एक काम करो भाई मेरे, ये बराबर को हटा दो और स्थिरांक को हटा दो, तो क्या हो जाएगा, तो r समानुपाती a के पावर 1 लिख सकते हैं सर, एकदम 100% लिख सकते हैं। यदि मैं बोलूं कि r समानुपाती 1a पर पावर 1 हो, ठीक है, तो इसका वेग क्या हो सकता है, इसका वेग होगा r समानुपाती a होगा। क्योंकि पावर 1 है तो पावर 1 जितना रहेगा उतना ही होगा। अब हम क्या करते हैं, सांद्रता को 2 गुना करते हैं, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, सांद्रता को 2 गुना करते हैं, ब्रैकेट में 2 गुना a हो जाएगा 2a, तो क्या हो जाएगा r समानुपाती 2a पर पावर कितना 1। पावर 1 हमने क्यों दिया, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए जिसमें n का मान 1 होता है, तो पावर सब में 1 आएगा, जितना भी देखते जाएंगे सब में पावर 1 होगा। अब चलो r पावर हटाओ, समानुपाती क्या चीज 2a, यहां पर देखो 1a था, यहां पर अब 2a हो गया, क्योंकि अंदर दुगुना किए हैं तो वेग भी दुगुना हो गया। अंदर देखो 1a था तो यहां पर वेग 1 गुना है। अब तीसरा भी कंडीशन लेते हैं, c भी लेते हैं। c लेंगे क्या चीज, r समानुपाती सांद्रता 3a पर पावर 1, पावर हमेशा 1 चूंकि प्रथम कोटि है, तो यह हो जाएगा r समानुपाती 3a, सांद्रता 3 गुना किए तो वेग 3 गुना, सांद्रता 2 गुना किए तो वेग 2 गुना, सांद्रता 1 गुना है तो वेग 1 गुना। स्पष्ट है, यदि सांद्रता को हम बढ़ा रहे हैं तो इसका वेग बढ़ रहा है। नहीं, इसका ग्राफ यदि लोगे, देखो इसका ग्राफ यदि लोगे तो इस तरह से लेना, एक्स एक्सिस पर सांद्रता, ओके, चलो देखो कितना, और यहाँ पर वेग मतलब r को लेना वो एक्सिस पे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कि हम यहाँ स्टार्ट करते हैं 0 से, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये भी हमारा क्या है, ये भी 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। अब ये 1 1 हो गया, 1 गुना करते हैं तो 1 गुना हो गया, 2 गुना करते हैं तो 2 गुना हो गया, 3 गुना करते हैं तो 3 गुना हो गया। इस तरह से ये सभी पॉइंट को यदि मिलाते हैं तो यह एक सरल रेखा का ग्राफ बनता है जो बढ़ता क्रम में दर्शाता है ऊपर की ओर। यदि ऐसा ग्राफ होगा तो यह होगा r बराबर k इंटू सांद्रता a के पावर 1। कितना देखो आसान है, नहीं? अब बताओ, इतना इजी समझ नहीं आएगा, एकदम समझ में आएगा। आप बहुत ही स्मार्ट हो, इंटेलिजेंट हो, आप ये समझ लो 100%, ठीक है। चलो यहां तक क्लियर हो गया, सभी बच्चे नोट कर लिए। अब आपको 2 और 3 का समझाते हैं और खुद से क्लियर करो, मैं क्या समझाऊंगा, इसी के बेस पे 2 3 का तुम कर सकते हो। चलो यहां तक फटाफट नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन देंगे। ओके गाइस, चलो स्टार्ट। तो गाइस यहां तक नोट कर लिए होंगे, कहीं परेशानी नहीं होगा। अब इसको देखिए, हम 0 के लिए छोड़ दिए और फर्स्ट का भी छोड़े हुए ग्राफ, क्योंकि इसका हमको क्या है आगे काम में समझाना है इसको। अब देखेंगे फॉर किसके लिए, सेकेंड ऑर्डर, फॉर सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यदि इसके लिए चलेंगे तो इसमें n बराबर कितना 2 यूज करेंगे। इससे पहले देखिए रिएक्शन था क्या, वेग का दर क्या था, r बराबर वेग या दर r बराबर k इंटू सांद्रता a के पावर यहाँ क्या चीज हो जाएगा 2, a के पावर 2 हो जाएगा। तो यदि यहाँ पर एक स्थान को हटाते हैं तो r समानुपाती लगेगा a के पावर क्या चीज 2। हम समानुपाती इसलिए यहाँ लगाए हैं, या इस रिएक्शन को कहीं पर भी देखें इसलिए लगाए हैं क्योंकि यहाँ से हम क्या गायब कर दें, स्थिरांक गायब कर दें, इसलिए समानुपाती लगे। अब देखेंगे यहाँ पर सांद्रता a के पावर 2 है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यदि r समानुपाती 1a का स्क्वायर करते हैं तो वेग इसका क्या हो जाएगा, देखेंगे वेग समानुपाती हो जाएगा a स्क्वायर, यानी कि सांद्रता को हम बढ़ाए तो मेरा वेग भी बढ़ गया। नहीं, चलो आगे, यदि हम बात करें r समानुपाती
दुगुना करते हैं 2a² तो क्या हो जाएगा r समानुपाती 4a², यानी a स्क्वायर के रूप में बढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा दूसरा। तीसरा कंडीशन, ये तो a हो गया, ये भी हमारा b हो गया। तीसरा c देखो क्या है, r समानुपाती 3a का स्क्वायर, पावर इसमें 2 रहेगा। जिस तरह से यहाँ देखिए पावर सब में 1 है, कोटि फर्स्ट कोटि सेकंड में पावर 2 रहेगा, ठीक है, लेकिन अंदर का मान बढ़ रहा है तो r समानुपाती क्या आ जाएगा 9a² होगा कि नहीं होगा। अब देखो क्या ना कि सांद्रता 1 गुना है तो 1 का स्क्वायर होगा, सांद्रता 2 गुना है तो 2 का स्क्वायर हो गया, सांद्रता 3 गुना है तो 3 का स्क्वायर हो गया। इस तरह से सांद्रता बढ़ रहा तो वेग भी बढ़ रहा है, तो इसका भी ग्राफ इसी तरह का सिंपली होगा। देखो ये हमारा सांद्रता हो जाएगा एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे सांद्रता और वाई एक्सिस पे क्या होगा, वाई एक्सिस पर वेग हो जाएगा सेम टू सेम, ये आर हो जाएगा। यदि ग्राफ खींचेंगे ठीक है तो इसका ग्राफ थोड़ा सा इस तरह से होगा, उठा हुआ होगा, यानी कि यही चीज होगा सेम टू सेम, थोड़ा सा इसका ग्राफ उठा हुआ होगा। तो इस पर आप लिख सकते हो r बराबर k इंटू सांद्रता 1 के पावर 2 सेकंड कोटि के लिए। अब बताओ तीसरा का भी लिखेंगे तो इसी तरह से आएगा, चौथा का भी लिखेंगे तो इसी तरह से आएगा, केवल 0 का इस तरह से आएगा, याद रखना। इस पर पूछा जाता है, ग्राफ दे देगा, कहेगा शून्य कोटि की अभिक्रिया का कौन है, तो याद रखिए ये ग्राफ और भी कई सारे ग्राफ आएंगे, सब आपको 0 का ही पूछेगा तो 0 का अलग नजर आएगा, ठीक है, यानी 0 का एकदम स्ट्रेट बढ़ता हुआ नजर आएगा। अब बोलो इसमें कहीं कोई परेशानी, एकदम अच्छे से समझा कि नहीं समझा, बहुत मजा आया कि नहीं आया, बिल्कुल ऐसे पढ़ोगे तो बहुत मजा आएगा, ये मेरा स्टेटमेंट है और रहेगा भी, ठीक है। चलो गाइस यहाँ तक नोट कर लो, उसके बाद क्वेश्चन देते हैं, आप बना करके हमको बताओगे, नोटेड दिस। सो गाइस आज का क्वेश्चन स्टार्ट होता है, जो आप अभी तक बना देखे हो उसी के आधार पर आपको बनाने देंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से बनेगा, ये मैं आपसे सा उम्मीद करता हूं ना। स्टार्ट। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद जो बच्चे बना रहे हो, जो बच्चे नहीं बना रहे हो उसको भी दिल से धन्यवाद, उतना बड़ा दिल से नहीं, छोटा दिल से, नहीं ना, क्योंकि आप नहीं बनाते हो, बनाओ, कोशिश करो, ठीक है, अन्यथा अपना टाइम बर्बाद मत करो। मेरे यहाँ डांटेंगे, आप ही को तो डांट सकते हैं ना, यहाँ भी डांट सकते हैं आपको। हमेशा याद रखो जब तुम कोशिश करोगे तभी तुम सफल होगे। याद रखना जब चिड़िया का बच्चा उड़ना चाहता है तो उड़ने से पहले वह एक कोशिश करता है और उस कोशिश का नाम है फरफराना। तो इसका एक स्टेटमेंट मैं देता हूं, उड़ता वही है जो फरफराता है। बात समझ में आ गया सबको? यानी तुमको यदि सीखना है तो आपको बनाना पड़ेगा। बात सीधा मेरा कहने का है, आपको यदि पढ़ना है तो आपको बनाना पड़ेगा, दूसरा कोई बहानाबाजी नहीं। चलो आपको हम 5वां लेक्चर लेकर के मिलेंगे, कोटि का ही निर्धारण काफी इंपॉर्टेंट होगा, उसमें फार्मूला होगा, न्यूमेरिकल होगा, ठीक है। तब तक आप घर पर रहें, स्वस्थ रहें, पढ़ते भी रहें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।